वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट्स के सिंटैक्स। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने रिएक्ट कंपोनेंट क्या होते हैं उनके टाइप्स के लिए डिस्कस किया है। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से हम रिएक्ट कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं रिएक्ट में दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ऑलरेडी एक रिएक्ट की बेसिक एप्लीकेशन बना के रखी है सो दैट हमारा टाइम बच सके। एंड मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है कंपोनेंट्स नाम का, जिसमें मैंने दो फाइल बनाई है, एक फंक कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट के लिए। ठीक है, अभी दोनों ही फाइल एम्प्टी है, मैंने ऑलरेडी फाइल्स बना के रखी हुई है, लेकिन जो कोड है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट को। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फंक्शनल कंपोनेंट कुछ नहीं होते, जैसे जावास्क्रिप्ट में एक सिंपल फंक्शंस होते हैं, उसी की तरह से कंपोनेंट्स भी एक टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ इनपुट प्रॉपर्टीज लेते हैं जिसे कि हम प्रॉप्स कहते हैं, एंड हमें रिटर्न करते हैं एचटीएमएल। क्यों? क्योंकि रिएक्ट का मेन काम ही यही है, यूजर इंटरफेसेस को बिल्ड करना। एंड जो कंपोनेंट होते हैं वो छोटे-छोटे पार्ट्स में हम जो यूजर इंटरफेस होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, लाइक लॉगिन फॉर्म, ठीक है, रजिस्टर फॉर्म एंड डैशबोर्ड उसमें। एंड हर एक कंपोनेंट का पर्पस होता है उस पर्टिकुलर यूआई पार्ट को डिजाइन करना, डेवलप करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, इसको मैं नेम देती हूँ फंक फॉर्म। एंड यहाँ पे ये सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। सिंपली ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमें, ठीक है, आई एम फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, अब कुछ जैसे कि मैंने आपको रूल्स में बताया था कि रिएक्ट के अंदर जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उसका जो नेम होता है हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, और अगर वो मल्टी वर्ड है तो हम क्या करते हैं, कैमल केस यूज करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया है, एक रूल मैंने फॉलो किया है। एंड मैंने बताया था कि कुछ हमें सिंटेक्स फॉलो करने होते हैं जिससे कि हम एप्लीकेशन को बता सके कि नॉर्मल फंक्शन ना हो कि रिएक्ट का फंक्शन है। टॉप पे मैं क्या करूंगी, रिएक्ट का एक मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट करूंगी, जो कि रिएक्ट पैकेज से आता है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये आपका रिएक्ट का बेसिक कंपोनेंट बनकर रेडी हो चुका है। अभी ये कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं लेता है, सिंपली ये क्या कर रहा है, एक एचटीएमएल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेम अगर हमें क्लास कंपोनेंट बनाना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। क्लास कंपोनेंट में भी सेम होगा, सबसे पहले हमें रिएक्ट इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जिस तरीके से हम क्लास ES6 के अंदर क्लास डिक्लेयर करते थे, हम यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखेंगे। देन उसके बाद जो भी हम कंपोनेंट का नेम देना चाहते हैं तो मैं लिखूंगी क्लास कॉम। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्लास जो होती है रिएक्ट के अंदर एक ऑलरेडी एक क्लास है, उसे एक्सटेंड करती है, सो दैट कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है उसे ये इनहेरिट कर लेती है, तो ये एक्सटेंड्स करेगी रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। ठीक है, एंड इसके अंदर आप डायरेक्टली रिटर्न नहीं करते हैं, क्लास के अंदर एक मेथड होता है रेंडर, जो कि कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, वो जो मेथड होता है वो आपको रिटर्न करता है डिजायर्ड एचटीएमएल, जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ से हम एचटीएमएल देते हैं सेम अभी के लिए। ठीक है, आई एम क्लास कंपोनेंट। अब आपके दोनों टाइप के कंपोनेंट बनके रेडी हो चुके हैं। तो आपने देखा होगा बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। ओनली लाइक क्लास कंपोनेंट की बात की जाए तो हमें एक्सटेंड करना होता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को, एंड इसके अंदर ये फंक्शन होता है रेंडर, हमें इसके थ्रू रिटर्न करवाना होता है। लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है, सिंपली हम रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, एंड टॉप में हमें क्या करना होता है, रिएक्ट को इम्पोर्ट करना होता है रिएक्ट के पैकेज से। अब आपके दोनों कंपोनेंट रेडी हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इनको जब किसी भी दूसरी फाइल में रेंडर करते हैं किस तरीके से हम करेंगे। तो लाइक सपोज कीजिए आप कोई डिव एलिमेंट है, ठीक है, या फिर H1 को ही देख लीजिए। तो आपने क्या किया है, H1 को हम इस तरीके से जहां भी हमें यूज करना है हम इस तरीके से लिख करते हैं, और अगर बीच में कुछ कंटेंट हमें करना है हम वहां पे ये इस तरीके से राइट डाउन करते हैं। सेम सिंटेक्स जो कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट के अंदर उनके साथ चलता है। लाइक अगर मैं किसी पेज पे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रेंडर करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, इसका जो नेम है इसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में इसी तरीके से लिखूंगी, लाइक दिस। जहां भी मुझे इसे यूज करना है मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है, बट इसमें एक चीज और है, अगर आप इस सिंटेक्स को और छोटा करना चाहते हैं, अभी क्या किया है,
जब यहाँ पे मैं कुछ डेटा पास नहीं करती, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि एक स्पेशल टाइप का प्रॉप्स होता है जिसे चिल्ड्रन प्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो आपको जब कोई डेटा पास नहीं करना है यहाँ पे, तो आप इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका और भी शॉर्ट सिंटैक्स होता है, आप इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में ही आपको सेम आउटपुट मिलेगा। तो ये तो हो गया कि हमें अगर किसी कंपोनेंट को दूसरे फाइल में यूज करना है तो हम उसे किस तरीके से रेंडर करेंगे, ठीक है। अब क्या है, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर मुझे किसी दूसरी फाइल में यूज भी करना है तो सबसे पहले मुझे इसको एक्सपोर्टेबल बनाना होगा, ठीक है, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इसे मैं डायरेक्टली ऐसे जाके इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिख सकती हूँ। अगर सपोज करो मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मुझे ये एरर देगा, मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस कंपोनेंट को यहाँ पे जाके यहाँ पे एक एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखना होगा। एक्सपोर्ट क्या करता है, ये सिग्निफाई करता है कि अब मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को किसी और फाइल में यूज कर सकती हूँ बाय यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड, बिकॉज मैंने इसको एक्सपोर्टेबल बना दिया है, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इंपोर्ट लिखेंगे, ब्रेसेस ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइल का पाथ दे देंगे जहां पे भी ये है, तो ये है कंपोनेंट स्लैश आपके कंपोनेंट का नेम। यहाँ पे हमें .js लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, कंपोनेंट नेम से भी वो एक्सेस हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको यूआई पे आई एम फंक्शनल कंपोनेंट, जो कि ये रिटर्न करता था फंक्शनल कंपोनेंट, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। सेम थिंग हम क्लास कंपोनेंट को भी सेम ही तरीके से करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा, अदरवाइज हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सबसे पहले हम टॉप में जाके इसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। एंड जहां पे भी हमें यूज करना है वहां, अब देखिए अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा, कंपोनेंट आपका रेंडर हो चुका है। लेकिन हालांकि हम यहाँ पे डेटा कुछ नहीं पास करना चाहते, तो हम इसे इस तरीके से, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप कंपोनेंट की नेस्टिंग कर सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, ये ऐप भी एक ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने दो कंपोनेंट की नेस्टिंग की है। तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट कहा जाता है, एंड इन ये दोनों कंपोनेंट इसके चाइल्ड कंपोनेंट की तरह ट्रीट होते हैं, एंड ये दोनों आपस में भी सिबलिंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि हम देखते हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट, सिबलिंग कंपोनेंट, पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। इस तरीके से कंपोनेंट बनाना हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, हमने कंपोनेंट्स जब देखे थे तो हमने उसके कुछ रूल्स देखे थे। एक रूल था कि इसमें क्या होता है, हमें कैपिटल लेटर रखना होता है या फिर कैमल केस रखना होता है। एक रूल था कि जब भी हम यहाँ से मल्टी लेवल एलिमेंट्स को रिटर्न करते हैं तो हमें क्या होता है, एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए होता है जो उन्हें रैप करे, अदरवाइज हमें एरर आ सकती है। तो इस चीज को हम देखते हैं। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे आप क्लास कंपोनेंट में देख लीजिए, मैं यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न करती हूँ एक div, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे कर दिया हेलो। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक एरर आई है। एरर क्या है, adjacent JSX elements must be wrapped in a enclosing tag, जो कि मैंने आपको बताया था कि JSX का रूल है रिएक्ट के अंदर, जब भी हम किसी कंपोनेंट से मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करते हैं तो उन्हें हमें एक पेरेंट कंपोनेंट में रैप्ड करना चाहिए। इसके लिए हमने किसका यूज किया था, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स का, जो कि आपको यहाँ पे हिंट में भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज हम तब करते हैं अगर हम ऑलरेडी इसको एक डिव में करना चाहें तो भी हमारा ये चल जाएगा। मैंने डिव एलिमेंट यहाँ पे लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारी एरर यहाँ पे जा चुकी है। बट समटाइम ऐसा होता है कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम अननेसेसरी यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो इसके लिए रिएक्ट ने हमें एक कंपोनेंट दिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्ट फ्रेगमेंट्स। उसमें क्या होता है, इस तरीके से हम करना होता है। इससे क्या होती है, हमारे जो सिंटेक्स एरर होती है वो भी दूर हो जाती है, एंड ये जो होता है डॉम में रेंडर भी नहीं होता है। सो आई होप दोनों ही टाइप के कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, किस तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट बनाया जाता है,
किस तरीके से क्लास कंपोनेंट बनाया जाता है, जब भी हम उसे कहीं पे रेंडर करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट करना होता है, तभी हम उसे किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। एंड उसका जो नेम होता है या तो कैपिटल लेटर में तो होना ही चाहिए, मल्टी वर्ड है तो हम उसे कैमल केस लिखते हैं। एंड जब भी मोर देन वन एलिमेंट हम यहाँ से रिटर्न करते हैं तो हमें उन्हें एक पेरेंट एलिमेंट में रैप करना होता है। एंड अगर क्लास कंपोनेंट की बात की जाए तो इसका जो मेथड होता है रेंडर, उसके थ्रू एचटीएमएल को हम रिटर्न कराते हैं। ठीक है, एक और चीज देखी जाती है इन एक्सपोर्ट के साथ, समटाइम आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक कीवर्ड डिफॉल्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट लगा दूंगी। ऐसा करने से आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे एरर आई है कि क्लास कंपोनेंट इज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम दिस। पहले ये एरर नहीं आई थी, जैसे ही मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट लगाया वैसे ही मुझे यहाँ पे एरर आने लगी कि जो क्लास कंपोनेंट है यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है जब भी हम किसी फाइल में, सबसे पहले किसी फाइल में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, और अगर जिसके नेम के आगे डिफॉल्ट लगा हुआ है उसे जब हम कहीं पे इंपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ से इस तरीके से ब्रेसेस नहीं लगाते हैं। अब आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सेम प्रॉब्लम आपको फंक्शनल कंपोनेंट के साथ आई है क्योंकि मैंने वहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया है। अब आप देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो जा चुकी है एंड यूआई हमारा रेंडर हो चुका है। ठीक है, ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है, और अगर डिफ़ॉल्ट के साथ में आपको ब्रेसेस के साथ में इम्पोर्ट स्टेटमेंट दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आई होप आपको दोनों ही टाइप के कंपोनेंट समझ में आए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉप्स देखेंगे, जो भी कंपोनेंट का पार्ट है इसकी प्रॉपर्टीज होती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।